पति की मौत के बाद सिया की जिंदगी कुछ इस तरीके से बदली कि जो उसे भाभी भाभी कहकर उसका देवर उसे बुलाया करता था, अब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा। जो सम्मान से उसे भाभी कहता था, अब वह धीरे धीरे बदलने लगा था। वो मौका मिलते ही सिया के अक्सर आसपास मंडराने लगता और जानबूझकर उसका रास्ता रोक लेता। तो कभी अकेले में खड़े होकर अपनी भाभी के साथ, जो कि विधवा भाभी थी, उसके साथ अजीब अजीब हरकतें करता। शुरुआत में उस लड़की ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उसे लगा शायद ये उसका वहम होगा, इसी वजह से उसने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन समय के साथ उसका जो देवर था, जिसका नाम था रवि, उसकी जो हरकतें थी दिन ब दिन बढ़ती जाने लगी। अभी वो बहाने ढूंढ कर बार बार उसके करीब आता, कभी रसोई में पहुंच जाता तो कभी छत या आंगन में अकेला देकर उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। उसकी नजरें और उसका व्यवहार सिया को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका था। वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे डर था कि अगर उसने सच घर में किसी को भी कुछ बताया तो कहीं लोग उसे ही उसके चरित्र पर सवाल न उठा कि पति की मौत के बाद वह खुद ही अपने देवर के साथ नाजायज रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही। ये सब उसके दिमाग में बातें चलने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल भी अब ऐसा बनने लगा जहां वो लड़की हर वक्त डर और तनाव में जीने लगी। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था दोस्तों, क्योंकि एक दिन घर के एक छोटे से हादसे के बाद रवि ने अपनी ही भाभी पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी थी। आखिर रवि ने अपनी माँ से ऐसा क्या कहा? क्या उस लड़की की बात कोई सुनेगा या हर बार की तरह उसी को गलत साबित कर दिया जाएगा? जानने के लिए इस कहानी के आखिर तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी सिया एक नाम की एक लड़की की है जिसने बचपन से सिर्फ समझौते ही किए थे। जब सिया बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। माँ के जाने के बाद उसके पिता रमेश ने ही उसके लिए सब कुछ किया था। रमेश, जिसके पिता थे, एक किराने की दुकान पर दोस्तों काम करते थे। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी घर का गुजारा बसर हो जाता था। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी कि वह कैसे भी करके अपनी बेटी की एक अच्छे घर में शादी कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ सिया के जो सपने थे कुछ और ही थे। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, वह आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। 10वीं और 12वीं दोनों में उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। यहाँ तक कि कॉलेज में भी उसका एडमिशन आसानी से हो गया था। दोस्तों, सिया हमेशा अपने पिता से कहती, पापा मुझे बस थोड़ा और पढ़ने दो, मैं बाद में शादी कर लूंगी। लेकिन जो उसके पिता थे, रमेश थे, उनके सिर पर हमेशा यही चिंता रहती कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। इसी वजह से उन्होंने सिया को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया और फिर उसकी शादी कर दी। सिया ने भी अपने पिता की मजबूरी को समझा और चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। उसने अपने सपनों को दिल में दबा लिया और एक नए घर में बहू बनकर चली गई। शादी के बाद उसका पति जो करण था और सावित्री देवी उसकी जो सास और उसका छोटा भाई रवि, जो जिसे कहते थे, करण का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सिया की बहुत परवाह करता। लेकिन उसकी सास जो सावित्री देवी थी वो थोड़ा कड़वी थी। वो हर छोटी बात पर सिया को अक्सर ताने देती, जो कि दोस्तों आज की तारीख पर हर किसी की सास अपनी बहू को ताने देती। वैसा ही सिया के साथ हो रहा। उसकी जो सास थी वह दिन भर उससे काम करवाती और फिर भी हर वक्त उसको कोई ना कोई गलती उसको बता देती कि ये तुम्हारी गलती है। लेकिन सिया कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी। ये उसकी बहुत अच्छी बात थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी संभल रही थी कि अचानक फिर से सब कुछ बिखर गया। एक दिन उसे ये पता चला कि उसका पति जो करण था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका है और उसी हादसे में उसकी मौत हो गई है। उस दिन के बाद से जैसे सिया की दुनिया ही उजड़ चुकी हो। लेकिन दुख की बात थी कि उसे संभालने की जगह उसकी सास ने ही उसे दोषी ठहरा दिया। सावित्री देवी हर बात पर अब उसे फिर से मनहूस कहती। सिया अंदर अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो खुद अपने पति के जाने के सदमे में थी। उसने खुद अपने पति को खोया था, लेकिन उसकी हालत समझने वाला इस घर में कोई भी नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि थोड़ा समय बीतने के बाद अब वो अपने पिता के घर चली जाएगी। उसने अपने दिमाग में डाला कि बाद में वो अपने पिता के घर चली जाएगी। लेकिन इसी बीच घर का माहौल उसे और ज्यादा डराने लगा, जो कि उसका देवर। पहले सिया को लगा कि वो ज्यादा कुछ इस बारे में सोच रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा रवि का जो व्यवहार था अलग सा लगने लगा। वो जानबूझकर उसके पास आता, उसे टच करने की कोशिश करता, कभी कभी रात रात को उसके कमरे में आ जाता। ये सिया को अच्छी आदतें नहीं लग रही थी। ये उसे लग रहा था कि उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक दिन सावित्री देवी घर पर नहीं थी दोस्तों। सिया रसोई में उस वक्त खाना बना रही थी। तभी रवि अचानक वहां पर आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप तो मुझे देखते ही भाग जाती हो। सिया घबरा गई। उसने तुरंत अपना जो सिर था पल्लू से ढक लिया और धीरे से बोली, रवि जी, माँ जी अब घर पर नहीं है, आप बाहर जाइए।
लेकिन वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। फिर बोला, इतना पराया मत समझिए भाभी, मैं तो आपका अपना हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सिया बुरी तरह घबरा गई। वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर गैस पर रखी जो सब्जी थी वो भी जल चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब सावित्री देवी वापस आई तो उन्होंने जली हुई सब्जी देखी तो वह सिया पर चिल्लाने लगी। उन्होंने सिया को डांटना शुरू कर दिया कि तेरा ध्यान कहाँ रहता है, काम काज तू घर का करती नहीं है। सिया अब चाहकर भी फिर से कुछ बात ना बता। उस दिन के बाद से दोस्तों रवि की जो हिम्मत थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो और ज्यादा सिया के साथ गलत गलत हरकतें करने लगा था। अब वो रोज मौका मिलते उसे परेशान करता, कभी रास्ता रोकता तो कभी उसके करीब आने की कोशिश करता। सिया डर के कारण किसी को कुछ कह नहीं पाती। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा दुख आया। उसके पिता रमेश जी का देहांत हो चुका था, जिनके पास वो जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन अब उनका भी जो साया था वो उसके सर से हट चुका था। यह खबर सुनकर सिया पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन इस बार भी उसे संभालने वाला कोई नहीं था। और शायद रवि भी ये बात अच्छे तरीके से समझ चुका था कि अब ये कुछ कर नहीं पाएगी, मैं जितना हो सके इसे परेशान करूंगा, ठीक है। ये सब उसके दिमाग में आने लगा। दोस्तों एक दिन सिया छत पर कपड़े सुखा रही थी कि तभी अचानक रवि वहां पर आ टपका और उसने क्या किया कि सिया को जो था गलत तरीके से छूने लगा। सिया घबराकर तुरंत पीछे हटी कि उसी वक्त उसकी सास सावित्री देवी छत पर आ गई। उन्होंने रवि के हाथ में सिया का जो दुपट्टा था वो देखा और एक पल के लिए वो खुद भी हैरान रहेगी कि उनका बेटा क्या कर रहा है। वो डर के मारे, जो सिया कुछ कह नहीं पाती उससे पहले वो डर के मारे निकल गई वहां से। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल जो था जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि ये जो हरकत करते उसे देख लिया गया था। अब उसके बारे में उसकी सास ना जाने पता नहीं क्या क्या सोचेगी। लेकिन हैरानी की ये बात थी कि रवि बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। वो आराम से कमरे में गया और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सावित्री देवी गुस्से में बोली, ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे भाई की विधवा है और तुम उसके साथ। इसके आगे वह कुछ बोल पाती कि तभी रवि जो था बड़ी चालाकी से बोला कि माँ आप गलत समझ रही हैं। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की और बड़े ही प्यार से कहा, मैं तो खुद परेशान हो चुका हूँ। भाभी जो है मुझे अक्सर अपने पास बुलाती है, वो उसकी नीयत जो है वह खराब है। भाई के जाने के बाद वो मेरे साथ अपने रिश्ते कायम करना चाहती है। इस तरीके से वो बातें बनाने लगा। ये सुनकर सावित्री देवी का जो माथा था सिकुड़ गया। उन्होंने पूछा, सीधे सीधे बोलना क्या चाहता है? तभी रवि ने ऐसा झूठ बोला जिसकी सिया ने कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। वो बोला, भाभी खुद मेरे पास आने की कई बार कोशिश करती है, मैं तो हमेशा नजरअंदाज करता हूँ, बल्कि वो मुझे खुद अपने पास रात को भी बुलाती है। मैंने कभी ये बात आपको नहीं कही। ये बात सुनते सावित्री देवी का जो चेहरा था वह गुस्से से तमतमा उठा। इसके आगे भी जो रवि था वो चुप नहीं रहा। वो अपनी भाभी के बारे में न जाने गलत गलत बातें बोलने लगा, ठीक है, जो सावित्री देवी सच मानने लगी। दोस्तों एक माँ के लिए अपने बेटे की बात पर शक करना आसान नहीं होता और यही बात रवि अच्छी तरीके से जानता था। उसे पता था कि भाभी को वो पसंद नहीं करती। मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा मेरी माँ तो कुछ पर विश्वास करेगी। इसी वजह से उसने अपनी विधवा भाभी पर गलत गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने गुस्से में कहा कि मैंने तुझे अपने घर में बहू बनाकर रखा है और तू मेरे ही बेटे पर बुरी नजर डाल रही है। एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे बेटे के भी पीछे लग चुकी है। इस बात को सुनते ही सिया फूट फूट कर रोने लगी। सिया कई बार रोकर अपनी सफाई देने की भी कोशिश करती, लेकिन उसे गलत मानकर उसे चुप करा दिया जाता, ठीक है। दूसरी तरफ रवि भी अब बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे भी समझ में आ चुका था कि उसकी जो माँ है इन बातों पर विश्वास नहीं करेगी और जितना चाहे वह अपनी भाभी का इस्तेमाल कर सकता है, उसे परेशान कर सकता है, ठीक है। और उसकी भाभी के पीछे में भी बोलने वाला कोई भी नहीं है। धीरे धीरे सिया पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगी। वह अब किसी से भी नजर मिलाकर बात नहीं करती थी। उसे हर वक्त डर लगा रहता था। फिर एक रात मौसम बहुत खराब था, बारिश जोरों से हो रही थी। सावित्री देवी दवा खाकर जल्दी सो गई थी। उधर रवि अपने कमरे में बैठा, लेकिन उसके बार बार दिमाग में सिया का ही ख्याल आ रहा था। उसने क्या किया कि चुपचाप सिया के कमरे में आया और उसने कमरे की दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। हालांकि सिया का उस वक्त जो कमरे की लाइट थी वो बंद थी, वो सो रही थी। रवि कुछ पल वहीं खड़ा रहा, उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक सिया की आंख खुल गई। वो कमरे में देखकर बुरी तरीके से डर गई और घबरा कर कहने लगी, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तभी रवि बोला, अगर तुमने जोर से आवाज लगाई तो घर में कोई भी तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेगा, बल्कि उल्टा तुम्हें इस घर से निकाल देगा। ये सुनकर सिया जो थी और ज्यादा डर गई। उसे पता था कि उसके साथ ऐसा ही होगा और इस घर में उसका विश्वास करने के लिए कोई भी नहीं होगा।
लेकिन वो भगवान का शुक्र था कि दोस्तों की तभी दरवाजे के बाहर सावित्री देवी की चलने की आवाज आई। उन्हें कुछ आहट की आवाज आई थी तो उन्होंने तुरंत पूछा कि कौन है कमरे में। ये सुनते रवि जो था एक पल के लिए घबरा गया। उसी समय सावित्री देवी ने दरवाजा खोल दिया और अंदर आते ही लाइट ऑन कर दी। कमरे का नजारा देखकर वो कुछ सेकंड के लिए खुद शॉक हो चुकी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सिया डरी हुई हालत में रो रही थी और रवि उसके कमरे में खड़ा था। पहले तो सावित्री देवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत दरवाजे के पास लकड़ी उठाई और रवि की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहा था तू यहाँ पर? तू फिर से अपनी भाभी के साथ? लेकिन दोस्तों रवि ने एक बार फिर से बड़ी ही चालाकी के साथ सारा इल्जाम अपनी विधवा भाभी पर डाल दिया। माँ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आपको तो पहले भी समझा दिया था ना, ये सब इस भाभी की वजह से हो रहा है। तभी सिया रोते हुए बोली कि नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है, ये खुद कमरे में आया था। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि सावित्री देवी ने गुस्से से उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। यानी कि उसने अपनी ही बहू पर जोरदार थप्पड़ मार दी। सावित्री देवी जो थी वो चिल्लाकर बोली, ऊपर से झूठ बोल रही है, रात के समय मेरे बेटे को अपने कमरे में खुद बुलाती है और सारा इल्जाम मेरे बेटे पर लगाती है। तुझ जैसी औरत को मैं अच्छे से जानती हूँ। दोस्तों उस वक्त सिया को समझ में आ चुका था कि उसकी बात सुनने वाला अब इस घर में सच में कोई भी नहीं है। एक इंसानियत के नाते भी उसकी यहाँ पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। उस रात सिया के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था दोस्तों। एक तो उसकी इज्जत के साथ उसी घर में खिलवाड़ किया जा रहा था। उसी के अपने ही जो थे घर में रहने वाले, उसी के साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऊपर से उसका सच सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं। उसने क्या किया, सावित्री देवी ने क्या किया, अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहा और उसके बाद सिया के कमरे को कुंडी लगा दी बाहर। उस रात सिया पूरी रात रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा उसे अब तक मिल रही है। अगली सुबह अजीब सा माहौल था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन सावित्री देवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपने बेटे रवि से कहा कि तू ये सब क्या कर रहा है, मुझे सब मालूम है। तभी रवि ने फिर से चालाकी से बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सावित्री देवी ने कहा कि उस दिन भी मैंने छत पर तुझे देखा था, तूने खुद अपने हाथों से उसका दुपट्टे को पकड़ा हुआ था और तू खींच रहा था, और अब मुझसे और झूठ बोलने की कोशिश मत कर। रवि को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसे ऐसा बोलेगी। वो घबरा कर बोला, तो फिर आपने रात को सिया को थप्पड़ क्यों मारा? तब भी मेरा सपोर्ट क्यों किया? तभी जो सावित्री देवी थी वो कहने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कल को तुझ पर कोई इल्जाम लगे, मोहल्ले वाले तुझे बदनाम करें, तुझ पर आरोप लगाएं। इसी वजह से मैंने उल्टा ही सिया पर आरोप लगा दिया और उसे थप्पड़ मार दिया। दोस्तों सावित्री देवी को अपने बेटे की हरकतों से उतनी परेशानी नहीं थी। उन्हें बस इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले वालों में उनकी बदनामी ना हो जाए। इसी वजह से वो अपने बेटे का साथ दे रही। तभी सावित्री देवी ने कहा कि अगर तुम्हें उसके साथ जुड़ना है तो तुम अगर उसके साथ रहना चाहते हो तो शादी का नाम सुनते ही जो रवि था वो तुरंत झिलमिला उठा। वो कहने लगा कि मैं भला क्यों शादी करूंगा, वो भी एक विधवा औरत से। मैं उसके साथ हरगिज शादी नहीं करूंगा। तभी सावित्री देवी गुस्से में बोली, अब मना करेगा तो क्या होगा? अगर तूने शादी नहीं की तो लोग फिर सवाल उठाएंगे, क्योंकि कल रात तूने जो हरकत की है उसके बाद तुझे तो अब उसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तभी उनका बेटा जो कहता है कि वो शादी नहीं करेगा। तब सावित्री देवी कहती है कि ठीक है, अगर तू उससे शादी नहीं करेगा तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी और सारा इल्जाम उसी पर लगा दूंगी। ये बातें जो थी दरवाजे के पीछे खड़ी सिया अच्छे से सुन लेती है और वह तुरंत बिना देरी के दरवाजे के अंदर आती है और अपनी सास के पैरों पर गिर के कहती है कि मुझे इस घर से बिल्कुल मत निकालिएगा, क्योंकि मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। ना ही मेरे पिताजी इस दुनिया में है और ना ही मेरा पति। अब मैं इस हालत में जाऊंगी कहाँ? और ये कहते हुए वह तुरंत रवि की तरफ आती है और उसके सामने भी हाथ जोड़कर कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन रवि जो है तब उसे तुरंत कहता है, उसे धक्का देकर कहता है कि मैं तुम जैसी औरत से शादी नहीं करूंगा जो पहले ही मेरे भाई की पत्नी रह चुकी हो, और अब तो तुम विधवा हो और मैं तुम जैसी औरत को कभी भी छूना नहीं। दोस्तों उस वक्त सिया की हालत देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता, लेकिन उन दोनों का जो दिल था वो बिल्कुल भी पिघला नहीं था। वो बल्कि सिया पर इल्जाम लगा रहे थे, उसे ही आरोपी मान रहे थे। उल्टा उसने गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी खराब करूंगा, तुम जैसी दो कोड़ी औरत के लिए? इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिया काफी देर तक वहीं फर्श पर बैठी रोती रही। उधर सावित्री देवी के मन में भी गुस्सा और डर दोनों थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ये बात मोहल्ले में फैल गई तो लोग उनके परिवार पर उंगली उठाएंगे। इसी वजह से उन्होंने सिया को कमरे में रहने के लिए कहा और खुद अपने कमरे में चले।
वो जो रात थी, सिया सारी रात रोती रही, लेकिन अगले ही दिन रवि को जो था वो सुबह सुबह उसके कमरे में आया और फिर से उसे कहने लगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ना मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझ पर प्रेशराइज करे या मुझे प्रेशर दे तुमसे शादी करने के लिए। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। हालांकि सिया बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, माफ़ी भी मांगती है कि मैं आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए, लेकिन उसका सुनने वाला कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ जब सास सुबह मंदिर जाने के लिए निकलती है तो देखती है कि सिया अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। तो वो क्या करती है, वो एक बार जाती है और जैसे ही बाहर से दरवाज़ा खोलने वाली थी, देखती थी कि कमरे का दरवाज़ा तो ऑलरेडी पहले से खुला है। उसने सोचा कि शायद सिया जो है घर के यहीं कहीं पर होगी, कोई काम करती होगी। इसी वजह से वो सारे घर में घूमने लगती है, उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। हार पछताकर वो रवि के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, लेकिन इस बार रवि क्या करता है, उल्टा सिया पर आरोप लगा देता है और कहता है कि शायद वो भाग गई होगी, उसका काम ही क्या था, अब मुझसे तो शादी होने से रही, इसी वजह से शायद किसी और को फंसाने के लिए चली गई होगी। ये कहते हुए वो अपना जो रुख था वो मोड़ लेता है, लेकिन उसकी जो माँ थी, सावित्री देवी थी, उसे समझ में आ चुका था। वो सोचने लगी कि अगर मेरी विधवा बहू कहीं बाहर चली गई या फिर मोहल्ले वालों को बता दिया तो उनकी बदनामी होगी। वो बहुत ही ज़्यादा बदनामी के डर से उन्होंने क्या किया कि रोना धोना चिल्लाना शुरू कर दिया घर में। तो आस पड़ोस के जो लोग थे दोस्तों, वो तुरंत आए, उन्होंने पूछताछ की। तब सावित्री देवी ने अपनी जो विधवा बहू थी उस पर घटिया घटिया इल्ज़ाम लगा दिए, जिसके बारे में शायद सिया को भी नहीं मालूम था। ठीक है, उसके बाद से लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे कि विधवा थी, इस वजह से शायद उसका चरित्र ऐसा होगा। ठीक है, अभी अभी तो शादी हुई थी, इस तरीके से अनगिनत लोग अनगिनत बातें करने लगे। अब इसी तरीके से दिन बीतने लगे। रवि जो था अब अपने कामकाज में बिजी हो चुका था। धीरे धीरे करते 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 कम से कम 5 से 6 से 10 साल कैसे बीत के किसी को कुछ मालूम नहीं। अब रवि ने दिन तरक्की करते अपने कारोबार को काफी आगे तक बढ़ा लिया था और इन 10 सालों में कभी भी उसने सिया का जिक्र नहीं किया था, ना ही उसे कभी याद किया था कि वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी, और ना ही सावित्री देवी ने। लेकिन एक दिन सावित्री देवी ने अपने बेटे को कहा कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें अब वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो, क्योंकि मेरी भी उम्र हो चुकी है। तब रवि ने दोस्तों शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि वो वैसे ही एक लड़की से प्यार करता था जो दूसरे गांव में रहती थी। हालांकि अपने कामकाज को सेटल करने के लिए उसने इतने सालों से शादी नहीं की, लेकिन जब उसकी माँ ने सावित्री देवी ने कहा तो उसने तुरंत हाँ कर दी। सावित्री देवी को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी, उन्हें तो खुद चाहिए था कि इस घर में कोई बहू आए, इस घर को संभाले। इसी वजह से बिना देरी के उन्होंने शादी, सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात को शादी के बाद जब बारात वापस गांव लौट रही थी, तब रास्ते में उन्हें एक सुनसान इलाका पार करना था। चारों तरफ घना अंधेरा था, सड़क भी लगभग खाली थी कि तभी अचानक कुछ लोगों ने गाड़ियों को घेर लिया। पहले तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल पूरे तरीके से बदल चुका था। वो लोग हथियार लेकर आए थे और आते ही सबको डराने धमकाने लगे। बारात में मौजूद लोग घबरा गए, कोई इधर भागने लगा, कोई दूसरी तरफ। पूरा माहौल डर से भर चुका था। इसी बीच उन लोगों की नजर दोस्तों आरती पर पड़ी, जिससे रवि की शादी हुई थी, जो उसकी दुल्हन थी। उनमें से एक आदमी ने अचानक उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर रवि का खून खोल उठा। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी 2 लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। दोस्तों उस वक्त रवि की हालत ऐसी थी कि वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था, लेकिन दोस्तों चाहकर भी वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पा रहा था। उधर आरती लगातार डर के मारे रो रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। वो बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक उन लोगों ने सबके पैसे गहने सब कुछ छीन लिया था। फिर जाते समय उन्होंने एक आदमी ने आरती के गले की तरफ देखा, जिस पर मंगलसूत्र था। उसके गले में शादी का मंगलसूत्र था, जो कुछ घंटे पहले ही रवि ने उसे पहनाया था। आरती ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा कि नहीं, ये मैं नहीं दूंगी, ये मेरे सुहाग की निशानी है। शायद उसके लिए वो सिर्फ गहना नहीं था दोस्तों, उसकी नई जिंदगी की निशानी थी। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती मंगलसूत्र छीन कर वहां से चले गए। दोस्तों सोचिए, जिस लड़की की शादी कुछ सेकंड पहले ही हुई हो, अगर उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उस लड़की पर क्या बीतेगी। आरती पूरी तरीके से उस रात टूट चुकी थी। वो सड़क किनारे बैठे फूट फूट कर रोने लगी। उसके होशो-हवास खो बैठी थी वो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आज उस शादी की रात उसके साथ ये सब कुछ हो गया। रवि के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था। उसने वही मन ही मन कसम खाई कि
वो उन लोगों को ढूंढ कर रहेगा और जो मंगलसूत्र आरती से छीना गया है वो वापस लेकर आएगा। अगली सुबह बिना देरी के रवि जो था तुरंत थाने पहुंचा कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। उसके अंदर एक गुस्सा सवार था, लेकिन दोस्तों रवि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि थाने पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अब सच सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो सिर्फ उसे हिलाने नहीं वाला था, बल्कि उसके पिछले 10 सालों के गुनाह भी उसके सामने लाने वाला था। दरअसल अगले दिन सुबह रवि गुस्से के साथ थाने पहुंचा। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, किसी हालत में उन लोगों को पकड़वाना है। वो अंदर गया, जाकर सीधा बोला, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी जो पुलिस ऑफिसर थे, और बोले अभी साहब लोग बिजी हैं, बाद में आना। तभी जो रवि था गुस्से से बड़बड़ाने लगा। वो जोर से बोलने लगा, मतलब क्या है, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है और आप लोग एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रहे हो। मामला इतना बढ़ गया कि अब धक्का मुक्की होने लगी। तभी पीछे से किसी की तेज आवाज आई, यहाँ क्या तमाशा लगा कर रखा है। अचानक सब लोग चुप हो गए। एक सीनियर इंस्पेक्टर तेजी से अंदर आया और बाकी पुलिस वालों से बोला, जल्दी जाओ, नई मैडम अब आने वाली है, स्वागत की तैयारी करो। बस फिर क्या था, सब लोग तैयारियां शुरू करने लगे। कई फूलों की माला लेकर आए तो कई बाहर सफाई करने लगे। रवि को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब थाने में क्या हो रहा है, कौन आने वाला, जिसके लिए पूरा माहौल बदल चुका था। तभी पीछे खड़े एक सिपाही ने दूर से कहा, आज एक नई बड़ी अफसर आने वाली है। दोस्तों ये सुनते रवि के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि पता नहीं अब ये औरत जो है, जो लेडीज ऑफिसर है आने वाली है, ये मुझे इंसाफ दिला भी पाएगी या नहीं, क्योंकि एक महिला क्या ही कर लेगी। उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि तभी एक सफेद गाड़ी आकर रुकती की नजर जैसे उस गाड़ी पर पड़ती है, तभी वहां से एक महिला उतरने लगती है। रवि कुछ पल के लिए उसे देखता रहता है। वो पत्थर बन चुका था। उसकी आंखें जो थी फटी की फटी रह गई। उसने अपनी सांस तक रोक ली थी, क्योंकि उसके सामने जो कोई खड़ी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं थी बल्कि वही सिया थी जिसे उसने घर से निकाल दिया था, जिसके साथ उसने गलत हरकतें की थी और जिस पर उसने गलत आरोप लगाकर उसे घर से निकाला था। आज वही सिया अब एक बड़ी पुलिस अधिकारी बनकर उसके सामने खड़ी थी। दोस्तों उस पल रवि के शरीर में जैसे जान ही निकल गई थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या फिर सच। उधर सिया ने भी रवि को अच्छे से पहचान लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही नफरत, बस एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो बहुत दर्द सहने के बाद इंसान के अंदर आती है। अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और फिर शांत आवाज में बोली, क्या शिकायत दर्ज करवानी है। रवि बोलना चाहता था, लेकिन अब दोस्तों उसके मुंह में कोई शब्द नहीं। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी सारी शिकायत दर्ज कराई कि क्या क्या उसके साथ शादी की रात को हुआ था। ठीक है, शिकायत दर्ज करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया और आरती का मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया। आरती बहुत खुश थी दोस्तों। उसे लग रहा था जैसे अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन उधर रवि के अंदर अब दिन ब दिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब से उसने सिया को देखा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका। रवि जो था थाने पहुंचा। कुछ पल तक वो खामोश रहा, फिर अचानक रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूटी आवाज में बोला, सिया मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं तुम्हारा। दोस्तों शायद जिंदगी में पहली बार रवि को अपने किए का आज पछतावा हो रहा था। वो रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज इतने बुरे वक्त में भी तुमने मेरी मदद की। तुम चाहती तो शायद मुझसे अपना बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने इसके बदले मेरी मदद की है और मुझे भी आज अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तब सिया ने कहा कि तुम जानते हो, तुमने मुझे घर से निकाला था तब मैंने जीने की उम्मीद खो दी थी। ये कहते उसकी आंखें भर आई। वो बोली, मैं पूरी रात बारिश में भटकती रही। मुझे लग रहा था कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। फिर उसने बताया कि उस रात वो नदी के किनारे पहुंची थी अपनी जान देने के लिए, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी जान बचाई। बुजुर्ग आदमी ने अपनी बच्ची की तरह ही उसे माना और इस लायक बनाया कि आज वो एक पुलिस अधिकारी बनकर तुम्हारे सामने खड़ी। दिन रात अब सिया ने पढ़ाई की संघर्ष किया और आखिरकार वह पुलिस परीक्षा पास कर ली। आज वो उसी जगह खड़ी थी जहां कभी पहुंचने का उसने सपना भी देखा था। ये सब सुनकर रवि फूट फूट कर रोने लगा। वो उसे समझ आ गया कि उसने एक लड़की नहीं बल्कि एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह कर दी थी। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी भी सिया से माफी मांगने के लिए पहुंची। जैसे उन्होंने सिया को देखा, रोते हुए उसके पैरों पर पड़ गई। कांपती आवाज में बोली, बेटी मुझे भी माफ कर देना। मैंने माँ होकर तेरी बात नहीं सुनी और अपने ही बेटे का साथ दिया जो कि गलत। सिया ने तब तुरंत उन्हें उठाया और कहा,
अगर मैं आपके लिए नफरत लेकर आज जीती तो शायद मैं कभी भी यहाँ तक ना पहुँच पाती। फिर उसने रवि की तरफ देखा और बोली, गलती करने वाला इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि अपनी गलती मान लेना ही इंसान होता है। दोस्तों, उस दिन पहली बार रवि और सावित्री देवी को समझ में आया कि जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझा था, असल में आज वही सबसे ज्यादा मजबूत निकली। और दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे भी कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान खुद पर भरोसा ना छोड़े तो एक दिन किस्मत भी उसके सामने सिर झुका देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक भी जरूर करिएगा। और कहानी के अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। सो कीप वॉचिंग एंड बाय।